हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एनसीईआरटी बुक है वो किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस में यूपीपीसीएस हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि आपने उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझा है, ध्यान से देखा है, तो निश्चित रूप से आप ये समझ पाए होंगे कि एनसीईआरटी बुक उनमें अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे मन में यह आता है, ज़्यादातर स्टूडेंट या एस्पायरेंट इस बात को नहीं समझ पाते कि आखिरकार एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ते तो हर कोई है, बहुत सारे लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो उसके यूटिलाइजेशन को निकाल पाते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, किस तरीके से हमें उसके नोट्स बनाने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो, उसके लिए आपके जीएस हो या ऑप्शनल हो, हर सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले यहाँ हमारा एक टॉपिक है। मैं आपको, देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरी एनसीईआरटी यहाँ पढ़ा दूंगा। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में सक्षम बनाना, ताकि आप एनसीईआरटी खुद भी पढ़ सकें, और जो भी बिगनर है या जो भी तैयारी कर रहा है वो अपनी समझ के साथ एनसीईआरटी पढ़े और उसके नोट्स बनाए, तभी जा कर के वो एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से अपने कोई नंबर अटेंड कर पाएगा। यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने मुख्य रूप से जो पॉलिटी के अंतर्गत, अगर हमने बताया था कि पॉलिटी के अंतर्गत हम अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी मुख्य रूप से 6 से लेकर के पॉलिटी की, अगर एनसीईआरटी की बात करें, पॉलिटी की एनसीईआरटी, तो ये 6 से लेकर के हम 12th तक की एनसीईआरटी की हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यदि आपने इन एनसीईआरटी को, अगर इन एनसीईआरटी को समझकर पढ़ा है, अच्छे से इनके नोट्स बनाए हैं, है ना। अच्छे से नोट्स कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे, नोट्स किस तरीके से बनाएं। लेकिन अगर अच्छे से नोट्स बनाए, समझ के पढ़ाएं, और समय समय पर रिवीजन किया है। दोस्तों, रिवीजन किसी भी तैयारी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यदि आपने तैयारी अच्छी करी, कितनी चीज़ें पढ़ी, लेकिन यदि आप उसका बीच बीच में रिवीजन नहीं करते रहे तो वो आपके काम नहीं आएगी। तो इन चीज़ों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो रिवीजन करना है। अब इसीलिए इसमें मैंने 6th एनसीईआरटी, 6th क्लास की एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी है, और इसमें इसका टॉपिक, जैसे इसको आपको मिलेगी तो सिविक्स है, और ये हमने टेलीग्राम चैनल पर इनको शेयर कर दिया है। और अब इसमें पहला टॉपिक है जिसमें है विविधता की समझ। क्या है? विविधता की समझ, एंड अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। ठीक है ना। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये टॉपिक और इस एनसीईआरटी को जब आप पहली बार पढ़ोगे, इस टॉपिक को, तो आप अगर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा पहली बार देखते हो, अरे यार, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ काम की नहीं है, इसमें कोई फैक्ट वगैरह ज़्यादा नहीं है, या ये मेरी ज़्यादा काम की नहीं है, इसमें निकाल नहीं पा रहा ज़्यादा, आप इसको जल्दीबाजी में करके इसको जल्दी से निकल जाओ। लेकिन जो भी नए स्टूडेंट है, कोई भी, अगर वो अपनी समझ को विकसित करना चाहता है तो इसको आपको समझना होगा कि किस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें से फ़ायदा निकाल सकें। तो इसका पहला टॉपिक क्या है? विविधता। टॉपिक क्या है? विविधता। तो दोस्तों, कोई भी चैप्टर होता है किसी उसका, तो चैप्टर ही इसका आइडेंटिफिकेशन देगा कि इस टॉपिक में, इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो विविधता जो टॉपिक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अच्छी स्टडी यही होती है कि उसको अच्छी तरीके से समझें। आप कैसे समझेंगे? कि पहले तो ये सोचेंगे कि विविधता क्या है, अपने खुद लेवल पर ये बना लो
कि अपने लेवल पर अपने मन में इतने क्वेश्चन क्रिएट करो और उन क्वेश्चनों का आंसर फिर इस टॉपिक के माध्यम से ढूंढो, इस चैप्टर में ढूंढो और फिर आपको आंसर मिलेगा। देखना कितने आंसरों का मिल पाता है, कितने का नहीं मिल पाता है। जिनका नहीं मिल पाता उनका नेक्स्ट क्लास की एनसीईआरटी में जरूर मिल जाएगा और हम बताएंगे कि कैसे उनका आंसर ढूंढना है। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिरकार विविधता है क्या है। पढ़ने का यही तरीका है। फिर देखेंगे विविधता क्यों, यानी कि इसके लिए कारक कौन से हैं जिनसे विविधता आती है। फिर इसके बाद समझेंगे हम कि विविधता कैसे, फिर विविधता और का महत्व समझेंगे, फिर ये समझेंगे कि विविधता अच्छी होती है या चुनौतीपूर्ण होती है। फिर एक तो हम ये भी समझ सकें क्या विविधता वर्सेस वैश्वीकरण या विविधता की चुनौतियां। ये एक चीज और है, विविधता में एकता, इसको देखेंगे। इसके साथ साथ जब आप इस टॉपिक को पढ़े तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि विविधता वाले टॉपिक के क्वेश्चन कहाँ आएंगे, ये विविधता वाला टॉपिक हमारे लिए कहाँ काम होगा। तो इसका अगर देखें, इसका विविधता के टॉपिक का प्रयोग यदि हम देखें, इसकी विविधता के टॉपिक का यदि प्रयोग देखें दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है कि हम ये चीज़ इसलिए पढ़ते हैं कि हमें इसका यूज आए, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें एग्जाम में इसका फ़ायदा उठा करके एग्जाम क्लियर कर जाए। हमें कोई ज़्यादा ज्ञानी बनने के लिए विविधता को देखने के लिए ही नहीं पढ़ना है, मतलब विविधता को समझ के साथ साथ इसका हमें एग्जाम हॉल में यूज हो जाए उसके लिए पढ़ना है। इसलिए इसका प्रयोग को ज़रूर समझना है कि इस टॉपिक का प्रयोग कहाँ होगा। तो दोस्तों एक तो होगा GS 1 में, GS 1 में कहाँ होगा, भारतीय समाज। भारतीय समाज में आपको पता है भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि भारतीय समाज क्या है, भारतीय समाज की विशेषता है कि वह कैसा है, विविधतापूर्ण है। कैसा है, विविधतापूर्ण है। तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि यहां से क्वेश्चन बना भी है। GS फर्स्ट में प्रीमो क्वेश्चन आते हैं यहां से और मेंस में। प्री में क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फैक्ट्स के आएंगे या एक दो लाइन कॉन्सेप्ट से पूछेगा, एक दो लाइन आपको सिचुएशन दे देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे कि किसी देश की ज्योग्राफी और इतिहास उसकी विविधता के लिए जिम्मेदार होते हैं, स्टेटमेंट सही है या गलत है, इस तरीके से दे सकते हैं। या मेंस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि मेंस का क्वेश्चन 2019 के पेपर में या 20 के मेंस के पेपर में आया है, मैं उसको शेयर करता हूँ आपके साथ। ये क्वेश्चन स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आया था 15 नंबर का था, यूपीएससी मेंस में GS फर्स्ट के अंतर्गत आया था, जिसके अंतर्गत एक चीज़ देखी गई, जिसके अंतर्गत आप अब इस क्वेश्चन को समझोगे तो आपका इस क्वेश्चन का उत्तर इस फर्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ये क्या कह रहा है कि क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र, यानी कि पूरा भारत है उसमें लघु भारत का सांस्कृतिक क्षेत्र का मतलब है एक छोटे छोटे सांस्कृतिक क्षेत्र, यानी कि अपनी सांस्कृतिक पहचान हो, अपनी सांस्कृतिक पहचान उनका धर्म से हो सकती है, उनके त्योहार, उनकी संस्कृति, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, ठीक है, उनकी निर्जातीय पहचान, ठीक है। तो अपने सांस्कृतिक क्षेत्र, हर कोई सांस्कृतिक, तो भारत में लघु सांस्कृतिक क्षेत्र है, अर्थात भारत में कई सर्वत्र लघु सांस्कृतिक क्षेत्र है। यदि आप भारत के मैप को मैं अगर जस्ट रैंडमली आपको दिखाऊं कि मान लीजिए ये भारत का मैप है, सही नहीं बना है, जल्दी में बनाया, बस थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करना, मैप बनाना भी आपको छोटा सा तो आना चाहिए। जैसे मान लीजिए भारत का मैप है, हम ट्राई करेंगे और अच्छा बनाने के, तो भारत का मैप बना लेते हैं हम थोड़ा सा।
सही से तो नहीं बना, लेकिन जितना बना है वो देख लेना, आप अच्छे से इसकी ड्राइंग करें और ये महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आपकी कि आप अच्छे से मैप बना पाओगे। जैसे भारत है, तो भारत का ये सांस्कृतिक क्षेत्र अलग अलग कैसे होंगे, जैसे आपने देखा होगा एक सांस्कृतिक क्षेत्र भारत का ये होगा जिनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की अपनी सांस्कृतिक पहचान है। अगर बात करेंगे हम तो ये कश्मीर वाले लोग, नॉर्थ के लोग अपनी पहचान है, यहाँ संस्कृति अलग है, यहाँ भी विविधता है, या इधर इनकी विविधता अलग होगी। ये हिंदी बेल्ट वाली विविधता है, इनकी भाषा लैंग्वेज सब अलग है, यहाँ भी विविधता है। सांस्कृतिक विविधता में भाषा की विविधता भी हो सकती है। तो यही क्वेश्चन आया था कि भारत में सांस्कृतिक यानी कि विविधता के बारे में पूछा है कि भारत में सांस्कृतिक विविधता हर अलग अलग क्षेत्रों में है, और इसके आपको एग्जाम्पल दे करके समझाना है कि क्या ये बात सही है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको 2 एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में दिए हैं। एक एग्जाम्पल इसमें दिया है, देखो ये एक एग्जाम्पल दिया है इसमें लद्दाख का, कि लद्दाख की अलग संस्कृति क्यों है, उसके पीछे क्या कारक जिम्मेदार है, और इसी प्रकार केरल की अलग संस्कृति क्यों है, दक्षिण भारत की, ये इसके पीछे क्या कारक है, या किस तरीके से धार्मिक विविधता ज़्यादा है, इनका व्यापार क्या है, खान पान क्या है, इनका पहनावा क्या है, तो इस किस तरीके से ये नॉर्थ की कल्चर से अपने आप को अलग करती है, अर्थात ये भी भारत का एक अलग से सांस्कृतिक क्षेत्र हो गया। तो इसलिए ये अगर आप समझ गए इस तरीके की चीज़ों को तो आप किसी भी क्वेश्चन के उत्तर तक पहुंच जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा स्टार्टिंग कर दें कि एक सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है ना। दूसरा, उस सांस्कृतिक क्षेत्र क्या क्या है, तो उसमें आपको बताना है कि सांस्कृतिक क्षेत्र का मतलब वह क्षेत्र जिसकी अपनी अलग से संस्कृति हो, अलग से सांस्कृतिक पहचान हो, निर्जातीय पहचान हो। एग्जाम्पल देते ना, जैसे धर्म की अलग हो, निर्जातीयता अलग हो, रहन सहन त्यौहार खान पान अलग हो। इसी तरीके से भारत में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं जो निम्न प्रकार है, और ये 2-4 आप क्या कर सकते हो, एक मैप दिखा सकते हो। मैप दिखाने के साथ साथ फिर आपको दिखाना है कि नॉर्थ की संस्कृति ऐसी है, तो इसमें एग्जाम्पल दे देना, या भाषा ये है, यहाँ इसकी भाषा लैंग्वेज संस्कृति ऐसी है नॉर्थ ईस्ट की, साउथ की ऐसी है, वेस्ट की ऐसी है, और उस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। कुछ नहीं, अब आपको फिर एक एक एग्जांपल देना कि भारत की ये संस्कृति, नॉर्थ का सांस्कृतिक क्षेत्र एरिया, पश्चिम का सांस्कृतिक क्षेत्र एरिया, एग्जाम्पल देना कि कैसे लद्दाख अलग है, तो उसको हम इसमें समझेंगे कि लद्दाख कैसे अलग है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, यहाँ हो सकता है कि 6ठी क्लास है इसलिए इसमें एग्जाम्पल आपको कम मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ से समझ गए तो भी इसका उत्तर समझ पाओगे, एटलीस्ट आप एग्जाम में उत्तर तो दे पाओगे कि आखिरकार ये है क्या चीज़ है, ठीक है। इसलिए ये आपके लिए मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो आपको एक तो इस तरीके से चीज़ें पढ़नी चाहिए, इस तरीके से कि ये क्या है। तो अब इसमें हमने जो ये डिस्कशन किया कि ये विविधता क्या है, क्या कारक क्या है, तो इन्हीं को हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे, देखो इसने 6ठी क्लास की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से बोला है कि विविधता क्या है। सबसे पहले क्या है, विविधता क्या है। तो उसने बोला है कि जब हम चारों तरफ नज़र दिलाते हैं, अगर हम चारों तरफ चीज़ें देखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग हमें देखते हैं कि वो अलग वेशभूषा पहने हुए हैं, कुछ लोग देते हैं जो उनका अलग धर्म है, कुछ लोगों का रहन सहन अलग है, कोई किस तरीके से रह रहा है, कोई का खान पान नॉन वेज है, कोई का वेजिटेरियन है, कोई की भाषा अलग है, कोई का त्यौहार आदि अलग अलग है, कोई ईद मना रहा है, कोई होली मना रहा है, कोई दिवाली मना रहा है, कोई बौद्ध पूर्णिमा मना रहा है। तो सबका जो अलग अलग है, अर्थात ये जो अलग अलग उनके क्रियाकलाप, उनकी पहचान है, यही क्या है, अर्थात ये जो विविधता है, बहुलता ही विविधता है। और बहुलता कैसे है, बहुलता ऐसे है कि धर्म की बहुलता है, जैसे खान पान की, उनका खान पान अलग है। जैसे अगर हम बात करें भाषा की, त्योहारों की, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात है, इस कारण अर्थात हम कह सकते हैं कि ये भिन्नताएं हैं, अलग अलग भिन्नताएं, ये भिन्नता और बहुलता ही क्या है, ये क्या है, विविधता है। अर्थात विविधता, बहुलता और भिन्नता का समावेश जो अलग अलग क्षेत्रों से हो सकता है, वो धर्म की भी हो सकती है, वो किसी क्षेत्र विशेष में, किसी एक ही क्षेत्र में अलग अलग पहचान, अलग अलग भिन्नताएं और अलग अलग बहुलता ही उसकी विविधताएं होती। तो हम कह सकते हैं, इसने समझाया अच्छे से कि विविधता का मतलब क्या है। तो विविधता के कारक हो सकते हैं कि विविधता धर्म के आधार पर, मतलब खान पान, भाषा, त्यौहार। इसके अलावा हम देखेंगे अलग अलग लोग हमें दिखाई देते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनकी निर्जातीय पहचान अलग होती है, ठीक है ना। निर्जातीय पहचान अलग कैसे उनकी, मतलब एक तो उनका अगर हम बात करें, निर्जातीय में 3-4 शब्द आते हैं। निर्जातीय मतलब भाषा, धर्म,
जाति, जितने भी सब ये कारक है जितने हम बात कर रहे हैं ऊपर, ये सभी निर्जाति पहचान में आते हैं। और ये आते हैं खान पान, भाषा, ये आते हैं संस्कृति में। तो विविधता के कई कारक हो सकते हैं। विविधता में सांस्कृतिक विविधता हो सकती है, ज्योग्राफिकल विविधता, जिसमें ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ज्योग्राफिकल फीचर एक क्षेत्र विशेष में कई तरह के पाए जाते हैं, तो वो भौगोलिक विविधता होगी। ठीक है, तो विविधता को आप समझोगे कि विविधता का मतलब क्या है। तो ये हमारा औद्योगिक विविधता। अब इसमें बताएगा कि विविधता कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से विविधता आप समझ होंगे कि विविधता आखिरकार क्या होती है। दूसरा, अगर इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें कहानी आपको दिखाई जाएगी पूरी, इसमें है ना, इसमें कहानी दिखाई जाएगी कि यदि हम विविधता की बात करते हैं, पहले विविधता आप समझ होंगे विविधता क्या है। विविधता मतलब भिन्नताएं जो किसी क्षेत्र विशेष में होती है, जिनकी पहचान अलग होती है। ठीक है ना, वो चाहे भिन्नताएं धर्म के आधार पर हो सकती है, वो संस्कृति के आधार पर हो सकती है, ठीक है ना, वो खान पान के आधार पर हो सकती है, लेकिन उस क्षेत्र विशेष में जो इतनी ज़्यादा भिन्नताएं होती हैं वही विविधताएं होती हैं। लेकिन ये भिन्नताएं, जो भिन्नताएं हैं, ये भिन्नताएं सकारात्मक होती है। ठीक है ना, जैसे ऐसा नहीं कि एक अमीर है एक गरीब की भिन्नता है, तो ये सकारात्मक नहीं, ये इसे भिन्नता नहीं बोलेंगे, इसकी बल्कि इसको भेदभाव बोलेंगे। क्योंकि हम यहाँ एक टॉपिक और समझेंगे, विविधता वर्सेस भेदभाव, ये भी हम आगे समझेंगे। ठीक है ना, कि विविधता और भेदभाव में क्या डिफरेंस है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि अगर इसमें एक कहानी में आप पढ़ोगे तो एक लड़का है, इसकी पूरी कहानी, क्योंकि कहानी पढ़ना उसे थोड़ा सा, उसको नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स आपको सिर्फ इतने से बनाना है कि ये विविधता मैंने समझी और विविधता का दो चार, जैसे मैंने नोट्स में क्या लिखना है, ये विविधता है, एग्जाम्पल देना है, धर्म की विविधता, खान पान की विविधता ये है, और धर्म की विविधता मुझे एग्जाम्पल देना, जैसे भारत में जैन बौद्ध, ये एग्जाम्पल लिख लेना। जैसे भारत में जैन धर्म है, भारत में इस्लाम धर्म है ना, भारत में हिंदू धर्म है, यानी दुनिया के सारे धर्म भारत में। खान पान की विविधता हम देखेंगे तो हम, जैसे अगर हम देखें तो दाल बाटी राजस्थान का खाते हैं, लिट्टी चोखा हम बिहार का खाते हैं, है ना, और इडली सांभर हम साउथ का खाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे यहाँ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है। भाषा, भारत में तो कितनी भाषा है, ठीक है ना, तो भारत में बहुत सारी भाषाएं, जिसमें 22 भाषाएं आप उनमें से ले सकते हैं। त्यौहार, भारत में त्योहारों का एग्जाम्पल दे देना, हिंदुओं के त्यौहार दे देना। ठीक है, इस तरीके से नोट्स बनाना, एग्जाम्पल जरूर लिखना है यहाँ पर अपने सोच के। और निर्जाति पहचान में आप बात लिख देंगे, नॉर्थ ईस्ट की निर्जाति पहचान अलग है, साउथ की निर्जाति पहचान अलग है, वहाँ भाषा धर्म जाति अलग है। ठीक है ना, समुदाय। तो इस तरीके से इसको समझना और ये नोट्स बना के रखना, और अपने उसमें क्या करता है, इनको इनपुट कर देना है ताकि आप अच्छे से इनको कर सकें। ठीक है ना, ये नोट्स है। और जो भी इस पे मैं भी नोट्स बनाऊंगा तो मेरे नोट्स मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, जो भी PDF होगी उसको शेयर किया जाएगा आपके साथ। और उसकी आप बिल्कुल टेंशन नहीं करें, बस आपकी कोशिश है कि किस तरीके से इसको समझें। तो यहाँ इतनी सी चीज़ें हमें इस टॉपिक में से समझ पाएँ, कि इतनी सारी चीज़ें समझ पाए हैं। अब सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसमें समझाया जाएगा कि विविधता, इस दोस्ती की कहानी के माध्यम से बताएगा कि विविधता और भेदभाव क्या होता है। इसमें क्या होगा, ये पूरी कहानी बताता है। एक बच्चा जो गरीब है अखबार बांटता है, दूसरा एक बच्चा जो अमीर का है और उसका धर्म जाति दोनों का आपस में अलग अलग है। ये दोनों का नाम ज़रूर समीर है, लेकिन दोनों है अलग अलग है। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि वो अमीर का बच्चा, वो गरीब के बच्चे, अमीर का बच्चा है, वो है गरीब के बच्चे किसी कुछ बातें बोल देता है, लेकिन गरीब का बच्चा इस वजह से उसके साथ कोई बातें ज़्यादा नहीं कर पाता, क्योंकि वो गरीब का है और वो झिझकता है। लेकिन जब एक दिन अमीर का लड़का ही उससे आगे से बातें करता है और वो उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो उनमें दोस्ती हो जाती है। अर्थात ये जो विविधता दिख रही है आपको दो तरह की, ये विविधता नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि उस गरीब का रहन सहन खान पान क्या होगा, अमीर का रहन सहन खान पान क्या होगा, इस खान पान के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है, ये विविधता में नहीं होगा। इसे क्या बोलेंगे हम, भेदभाव बोलेंगे। जैसे अमीर का वर्सेस गरीब का, जैसे तथाकथित उच्च जाति का वर्सेस तथा निम्न जाति का। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये भेदभाव है। इनके अलावा देखो, ध्यान रखना, अब अमीर की खान पान अलग हो सकता है, बिल्कुल, तो खान पान में विविधता हो गई, लेकिन इसे हम विविधता नहीं बोलेंगे, ये क्या होगा, भेदभाव होगा।
विविधता का मतलब होता है कि अपनी, और विविधता कैसे अलग है? विविधता का मतलब है कि अपनी एक विशेष संस्कृति जो विशेष कारण से बनी है, जिसमें उसका भूगोल, उसका इतिहास भी जिम्मेदार होते हैं, तो वो मुख्य रूप से किसको दे देती है बढ़ावा? विविधता को। तो विविधता और भेदभाव में आपको एग्जाम थोड़ा सा अंतर करना है। जैसे अगर बात करें तो त्यौहार, अब ऐसा नहीं कोई त्यौहार कि अमीरों का ही होता है, ऐसा कोई त्यौहार नहीं कि उच्च जातियों का ही होता है। त्यौहार अगर हिंदू धर्म विशेष में है तो वो होली का त्यौहार सभी वर्ग के लिए होगा, अमीर के लिए भी होगा, गरीब भी उतनी अच्छे से मनाएगा। तो ये क्या है? ये विविधता आएगी, सांस्कृतिक विविधता है, ये विविधता है, कोई भेदभाव नहीं। बल्कि यहाँ जो भेदभाव दिख रहा है ये क्या है? भेदभाव। तो इस कहानी के माध्यम से आपको दिखाया गया है, इस कहानी का नोट्स तो नहीं बनाना है बिल्कुल, ये कहानी आपको बताई गई है कि जब दो विशेष वर्ग के व्यक्ति, इसमें एक अमीर का भी है और गरीब का है, दूसरा एक मुख्य रूप से अगर हम बात करें एक कह सकते हैं एक दोनों, एक तो हिंदू है और एक मुसलमान है, जब ये दोनों में दोस्ताना व्यवहार बढ़ता है और फिर ये दोनों मिलते हैं अगर धर्म की वजह से, तो फिर इनमें क्या दोस्ती बढ़ेगी? तो ये निश्चित रूप से विविधता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जब तक अमीर और गरीब का फैसला रहेगा ये भेदभाव की ओर रहेगा। तो इसको, इसमें इतना सही है, समझना है बस, इसमें से नोट्स वोट्स नहीं बनाने, बस समझना है कि मतलब इसका मतलब क्या है। इसके अलावा हमारा अगला आता है कि ये स्पष्ट रूप से आगे बात लिखी हुई है इसने कि विविधता गैर बराबरी नहीं है। विविधता है वह भेदभाव नहीं है। समझ गए होंगे? ये समझने के लिए अभी यहां तक विविधता है और भेदभाव नहीं। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव। भाई भेदभाव करते हैं मतलब गैर बराबरी, गैर बराबरी मतलब है वो उच्च जाति तथा कथित उच्च जाति में वो निम्न जाति है, तो उसको मतलब जातियों की विविधता नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है ना। तो यही बोला है कि ये जो बात विविधता का रूप नहीं है बल्कि ये गैर बराबरी है। जिसके पास ये बात, जैसे अगर इसमें बोला गया है कि जो समीर नाम का लड़का है, एक के पास घर बार सब चीज़ है, दूसरे के पास वो चीज़ें नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कि दोनों विविधता में आए, बल्कि ये है कि दोनों क्या है? गैर बराबरी में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें ये बात बताई गई है कि गैर बराबरी और भेदभाव का अंतर ही वो यहाँ तक समझाया गया है। तो आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि गैर बराबरी और विविधता एक जैसी चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं यहाँ, जाति व्यवस्था के आधार पर जो असमानता बनी है वो कभी विविधता का रूप नहीं ले पाएगी, ठीक है। क्योंकि जाति व्यवस्था, आपको पता है कि हमारी जाति व्यवस्था से ही एक चीज़, हमारे यहाँ एक टॉपिक और समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि जाति व्यवस्था भारत में आर्थिक असमानता का कारण बनी है। क्या आप इस चीज़ से सहमत है या नहीं है? इसको लेकर के पीसीएस वगैरह में आपसे 125 जो वर्ड्स का क्वेश्चन आ सकता है, या यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जाति व्यवस्था भारत में आर्थिक असमानता का कारण बनी है या नहीं। तो ये बात सही है, क्योंकि भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी, भारत में क्या थी? वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था के आधार पर हर वर्ण के क्या के कार्य फिक्स थे, कार्य निर्धारित थे। और जो उच्च वर्ण में था, इसमें जो उच्च वर्ण में था उसको उच्च कार्य मिले, और जो उच्च कार्य मिलेगा उसकी आर्थिक स्थिति भी उच्च होगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ठीक है ना। और वैश्य, क्योंकि वैश्य व्यापारी करते थे, उत्पादन करते थे, तो इनके पास तो आय के स्रोत अच्छे थे, क्योंकि इनके पास आय के स्रोत अच्छे थे। और इनका डेटा देता है कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। इनका डेटा आपको मिल जाएगा, जो भारत की सामाजिक आर्थिक जनगणना ओपन करना, आप इनका आर्थिक डेटा देखना कि इनकम इतना किसी है, और इसके लिए आपको क्या करना है? सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 का डेटा आप
फाइंड आउट कर लेंगे। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि एसटी और एससी में गरीबी इतनी है और बाकी जनरल में या ये जितनी भी कैटेगरी इसमें डेटा इतना है, उसको आपको नोट डाउन करके इस क्वेश्चन को जस्टिफिकेशन करना है कि बात सही है कि जाति व्यवस्था आर्थिक असमानता का कारण बनी है। लेकिन इसकी अगर आपसे पूछा जाए आलोचना कीजिए तो इसका एक तो पक्ष लेना है कि सही बात है, लेकिन उसके बाद हमें दूसरा पक्ष ये दिखाना है कि ये बात पूरी तरह सही नहीं, क्योंकि अभी भी उच्च वर्ण की कई जातियाँ गरीब बनी हुई है और निम्न वर्ग की जो जातियाँ जिन्हें निम्न वर्ण कहा जाता था तथा कहते थे निम्न वर्ण कहा जाता था, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। उनके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इसके बाद आपका आंसर जस्टिफिकेशन हो जाएगा। अर्थात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ते टाइम आपके मन में इतनी बातें आनी चाहिए ताकि आप बेहतर स्टडी कर सकते हैं। एक टॉपिक इसके अलावा दूसरा है कि उच्च वर्ण, इसी प्रकार दूसरा वर्ग था शूद्र वर्ग। शूद्र वर्ग के कार्य सीमित थे नहीं, इसके निम्न कार्य थे, और जब इसके निम्न कार्य होंगे तो आय के स्रोत भी सीमित थे। और आय के स्रोत सीमित थे, इसलिए इसकी आर्थिक स्थिति और इनके आय के स्रोत सीमित कैसे थे? ना तो ये खेती कर सकते थे, ना ये व्यापार कर सकते थे, ना इनको कोई शिक्षा मिल सकती थी। तो इस तरीके से ये चीज़ें इनके पास होंगी नहीं तो आय के स्रोत भी सीमित होंगे। इस आधार पर भारतीय वर्ण व्यवस्था की सबसे बड़ी बात है कि भारत में जाति व्यवस्था है वो मुख्य रूप से आर्थिक असमानता का भी कारण बनी है, लेकिन ये जाति की व्यवस्था है ये विविधतापूर्ण नहीं कहलाएगी, इसे गैर बराबरी कहेंगे। तो दोस्तों ये जो पहला जो हम पढ़ रहे थे इसमें से अब तक हम समझ पाए हैं कि हम समझ पाए कि विविधता क्या है और विविधता वर्सेस गैर बराबरी का मतलब क्या है। उन दोनों चीज़ों को समझ गए हम यहाँ तक, और इतना भी समझ गए कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप ज़्यादा देख नहीं पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं ताकि जब आगे दोबारा से अगला टॉपिक इसमें में एक आगे बढ़ेंगे हम कि आगे नेक्स्ट आपका जो वीडियो मिलेगा आपको उसमें हम स्पष्ट रूप से बताएंगे कि विविधता के कारक कौन से हैं, ठीक है ना, और विविधता का महत्व, विविधता के कारक और विविधता का महत्व। तो पहले महत्व देखेंगे, फिर एक एक कारक आपको एग्जाम्पल सहित बताएंगे ताकि आप अच्छे से इसको समझें। तो आपको इसमें से नोट्स किस तरीके से बनाने में बता रहा हूँ कि अगर कोशिश करना कि जैसे ये कोई लाइन देखी गई है तो इसका अपने मन में अर्थ निकाल के देखना, समझना कि इसके कितने सेंस निकल सकते हैं, ये कितनी गहराई तक इसको समझ सकते हैं, वो नोट लिखना कि अगर मैंने बताया कि जाति व्यवस्था समानता का एक और उदाहरण है तो कैसे है, क्योंकि जाति व्यवस्था में न केवल सामाजिक असमानता होती है बल्कि आर्थिक असमानता होती है। आर्थिक असमानता इस तरीके से होती है, जातिगत ये हो गई और वर्ण व्यवस्था में हुई गई सामाजिक असमानता। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक होगा, अगला वीडियो है, उसमें आपको इस पूरे चैप्टर को कंप्लीटली करवा दिया जाएगा और जब भी आप नोट्स बनाएं इस तरीके से बनाना। अब इसमें क्या है कि मुझे पता है कि ये मेंस का फैक्टर हो चुका है, या मैं इसको कहीं स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ कि जाति व्यवस्था भारत में आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण कारण भी रही। इसको मैं कोट भी करता हूँ। अगर कोई ऐसे आया तो अगर कोई ऐसे आया कि भारतीय समाज में अगर हम बात करें तो भारतीय समाज की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं उसमें असमानता का एक कारक रहा है, तो उसमें जातिगत व्यवस्था भी लिख सकते हैं। और भारतीय समाज की व्यवस्था में अगर महिलाओं की बात करें तो महिला और पुरुषों में जो भेदभाव है वो उनके आर्थिक भेदभाव का भी एक कारण बना है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो भी नए हैं या जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ें ताकि उनके मन में समझ में आए। अदरवाइज आपको डायरेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट मिल जाएंगे, आप उसको पढ़ के भी काम चला सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन मैनिपुलेट होकर आता है तो आप क्वेश्चन को अपने वर्डों में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और उसी की वजह से आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। इसलिए तैयारी करो, एक ही बार ही करो, एक बार अच्छे से करो, दम के साथ करो ताकि दोबारा आपको एग्जाम भी ना देने पड़े। ऐसी तैयारी हो कि एक बार घर बैठे बिना किसी कोचिंग के आप इस तरीके की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी और इस तरह की जो चीज़ें हम बता पा रहे हैं आपको उसको यूज करना होगा, उसको समझना होगा। अगर आपको कोई प्रकार का डाउट इसमें रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि हम उस डाउट को अगले वीडियो में आपको बता दें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।